ज्वाइन कीजिए। गुड इवनिंग मेरे मेरे बच्चों। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात शुरू करी थी। तो इस टॉपिक का सबसे आखिरी इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक है, सॉरी, इसके बाद केवल एक और टॉपिक होगा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का। बहुत छोटा टॉपिक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अलावा क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी तो लिखा हुआ है कि जैसे यहाँ पर देखिए, इसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से, इससे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जो डी सबशेल है इसमें 5 डी ऑर्बिटल है। इसमें से जो 3 डी ऑर्बिटल हैं उनकी जो एनर्जी है वो कम है, और जो 2 डी ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी ज्यादा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ये 5 चॉकलेट्स रखी हुई हैं और 10 लोगों को मिलकर के खरीदना है। अब ऐसा हो सकता है कि सब लोग एक एक चॉकलेट खरीद लें। सॉरी, ये जो चॉकलेट है ये 100 रुपए की है, ये भी 100 रुपए की है, और खरीदनी सबको है, खरीदनी सबको है, मैंडेटरी है। अब ये वाली चॉकलेट 20 रुपीज की है, 20 रुपीज की है, 20 रुपीज की है, और एक चॉकलेट को कितने लोग खरीद सकते हैं? 2 लोग, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सब डी ऑर्बिटल ही है, बस मुझे एक बात बताइए कि जैसे जो समझदार बच्चे होंगे वो क्या कोशिश करेंगे कि पहले चॉकलेट सस्ते में खरीद ले। अब यहाँ पर क्या बात है कि क्योंकि ये चॉकलेट महंगी है, क्योंकि ये चॉकलेट महंगी है, तो वो पहले इसको खरीदना, जो 3 तो खरीद चुके ना, जो चौथा इंसान है वो इस चॉकलेट को खरीदना चाहेगा या इसके साथ शेयरिंग करना चाहेगा? उसके बाद वाला, उसके बाद वाला अब जो मजबूरी में आया उसको यहाँ आना पड़ेगा, फिर इसको बाकी लोगों को भी आना पड़ेगा। एक बात सीखा कि सबसे पहले जनरली हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई के हिसाब से हुंड साहब ये कहते थे कि सब में कम से कम पहले 1 इलेक्ट्रॉन दो, सब में कम से कम पहले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हकीकत में तो ऐसा हुआ नहीं। देख नहीं रहा, पहले ही पेयरिंग हो जा रही है, पहले ही, ऐसा नहीं हो रहा है क्या? उसके बाद मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ रहा है, तब लोग आ रहे। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये देखो, ये है डी सबशेल, तो ये 5 डी ऑर्बिटल में एक हायर एनर्जी है, हायर एनर्जी वाले को ई जी कहते हैं और लोअर एनर्जी वाले को T2G कहते हैं। क्या कहते हैं? हायर एनर्जी वाले को ई जी कहते हैं और लोअर एनर्जी वाले को T2G कहते हैं। कोई बात नहीं। अब यहाँ पर बात समझो कि यहाँ पर जो ये नेट वैल्यू होता है, दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो एक फॉर्मूला बनता है, अच्छा, डेल्टा ओ लिखा हुआ है ना, ओ का मतलब क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इतनी बड़ी बात यहाँ ये लिखी हुई है, दिए है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कब बनता है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है? 6। ठीक, अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? -0.4 डेल्टा नॉट और +0.6 डेल्टा। यहाँ पर एक फॉर्मूला बना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी
for octahedral complex is equal to minus 0.4x plus 0.6y. Minus 0.4x plus 0.6y. x डिनोट करता है इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं, y डिनोट करता है इसमें जितने। अब मेरी बात को समझो, एक और बात को समझिए, तो छोटी बात थी। सब में वुंड के हिसाब से एक एक इलेक्ट्रॉन भर रहे थे। पेयरिंग होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? लिगेंड। कौन रिस्पॉन्सिबल था? अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब तो पेयरिंग होगी, और अगर ये वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। बात समझ में आई? मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है। ये नोट कर लो, पूरा नोट कर लो। ज्वाइन कर लीजिए बेटा। रिकॉर्ड नहीं मिलेगा आपको तो आप ही को दिक्कत होगी, ठीक है? डन। चलो, तो मुझे लग रहा है कि इतना आप लोगों को आइडिया लग गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगेगा तब तो पेयरिंग यही हो जाएगी, और अगर वीक फील्ड लगेगा तो ऊपर जाएगा हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन में। तो देखिए, अब देखो जरा 2/5, 2/5, ठीक है? तो 0.4 होता है, और 3/5 क्या होता है? 0. तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लिख दिया था 0.4, 0.6, ताकि आपको तैयार करने में आसानी हो। अब यहाँ पर एक चीज जो तुमको लिखना चाहिए वो ये लिखना चाहिए, यहाँ पर देखो लिखा है dx²y² dz², dxyz लिखा है ना, dxy dyz dzx। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जो मैंने ऐसे बनाया है, ये तुम अपनी समझदारी से लिख लो dxy dyz dzx, और ऊपर लिख लो dx²y² और dz²। ये आप अपनी समझदारी से लिख लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखो Eg E2G, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, D6
और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ये हो जाएगा। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया होगा तो ये देख लो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के आते ही ये वाला इधर चला आएगा और ये वाला, तो ये यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, ये खाली हो गई, ये खाली हो गई, तो इसी को मैंने डायरेक्ट बना दिया। ठीक है, इसी को मैंने खाली बना दिया। अब आप लोगों को कुछ कुछ आ रहा है? हम्म, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ तो आ रहा होगा। चलिए, तो मैं ऐसे सिंपल ऐसे बना दूं। क्या मैं फॉर्मूला पे लिखूं, वैल्यूज लिखूं? जरा ये वाला क्वेश्चन एक सॉल्व किया देखो जरा। T2G में कितने हैं? एक दो तीन और EG में कितने हैं? दो। समझ में आ रहा है? यहाँ T2G में कितने हैं? इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा -0.4 इंटू और 6 हो जाए 24, दैट इज 2.4। और ये वाली वैल्यू प्लस 0.6 इंटू 0, ये तो 0 हो गया ना। तो आंसर समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है दोनों समझ में आ रहा है या ना? 4 चौक 16, कोई दिक्कत आया ना? अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। अब यहाँ पर अंदर कुछ और दिखेगा, जरा देखो, ये T2G इसमें ऊपर आ गया और यहाँ पर नीचे क्या आएगा? EG। क्या आ गया नीचे? EG। अब ये देखो हायर एनर्जी है, कौन सा है? और ये क्या है? लोअर एनर्जी है। यहाँ पर जो फॉर्मूला बना वो बना +0.4x माइनस 0.6y, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G। और समझ में आ गई? ये देखो, यहाँ पर dx dy y dz dzx हायर एनर्जी में है, और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर क्या है? बना लोगे? हाँ या ना? ये बना डालो। और बताइए कैसे हैं आप लोग? दीपक, तुम्हारा वायरल फीवर कुछ ठीक हुआ?
चलो, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आया। ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छे तरीके से है। कभी कभी एक चीज़ ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या लिखा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक बार ये नीट में पूछा गया था, तो मैंने ये फॉर्मूला आपको ऐड कर दिया है। आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल भी जाए, राइट। तो ये फॉर्मूला भी आना चाहिए, राइट। ठीक, मैं आगे बढ़ जाऊँ। अब यहाँ पर ये चीज़ें मैंने पढ़ा दी। अब हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे प्राइम फायदा है वो है मेटलर्जी में। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है कि हम लोग अपना जो मेरा बेनिफिशियल मेटल है जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है उसको मैं सबसे प्रॉफिटेबल तरीके से एक्सट्रैक्ट करूं उसके ओर से। तो जैसे यहाँ पर देखो लिखा है इन मेटलर्जी, और यहाँ पर सबसे एक फेमस प्रोसेस है दैट इज मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस। और इसमें हम करते क्या है, इसमें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सिल्वर को। और ये मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस सिल्वर के लिए भी है और गोल्ड के लिए भी है। किसके लिए भी है? गोल्ड के लिए। यू नो वेरी वेल कि गोल्ड और सिल्वर की क्या कीमत है मार्केट में, राइट। तो हम इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो दैट इज यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स में हमने पहले क्या लिया, सिल्वर सल्फाइड को ट्रीट किया NaCN के साथ, तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिला। और यहाँ पर हमको इसने इसको ट्रीट किया इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल से। तो इस रिएक्टिव मेटल ने इसको रिप्लेस कर दिया, ये बाहर आ गया और इसकी जगह सिर्फ जिंक ने ले ली। देख रहे हैं, इसकी जगह किसने ले ली? जिंक ने। कहाँ पे हम लोग ने इस तरीके की चीज पढ़ी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है। अब अगला प्रोसेस है दैट इज मॉन्ड्स प्रोसेस। मॉन्ड्स प्रोसेस में हम क्या लेते हैं? इम्प्योर निकल लेते हैं और इसको किससे ट्रीट करते हैं? 4 मोल्स ऑफ कार्बोनिल से। और हमको यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मिलता है निकल कार्बोनिल का। और इसके बाद हम जब इसको हीट करते हैं तो हमको प्योर निकल अलग से मिल जाता है और हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगी? इवापोरेट हो जाएगी। बात समझ में आ रही? ये दूसरा प्रोसेस है। तीसरा प्रोसेस है कि हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। यू नो वेरी वेल दिस इज K4FeCN6। और यहाँ पर प्रूशियन ब्लू बनेगा Fe4FeCN6 का होल थ्राइस। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल हम कैटलिस्ट की तरह भी करते हैं, जैसे कि जिबलर नेटा कैटलिस्ट। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसका यूज करते हैं इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। ओके, इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? निकलसन कैटलिस्ट। और यहाँ पर दिस इज PPH3 का होल थ्राइस रोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं होमोजेनस हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में। ओके। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। तो मुझे लगता है कि पहले आपको ये लिख लेना चाहिए, तब हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं आगे बढ़ जाऊं? नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट करिए।
डन। हो गया, चलो नोट कर लिया था। डन। चलो पढ़ाएं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब हमारा जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन के लिए पढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन कब आया था, मतलब बीच में एक दो बार आ चुका है। इस आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं ना, बस उसी जैसे ही बातों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। क्या लिखा है कि ऐसे कंपाउंड जो डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच होते हैं विद कार्बन बाई सिग्मा और पाई बॉन्ड, जैसे RMgX है ना, जैसे तुम लोग पढ़ते थे CH3 MgX। तो देखो सिग्मा बॉन्ड नहीं है क्या, इसी को कहते हैं कि ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड से CH3 का ऑर्गेनिक पार्ट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहला है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, कह रहे ओनली सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड कार्बन, तो इसको कहते हैं सिग्मा ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। दूसरा है एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो नोट करो एकदम। मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 मिनट में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है।
डन। चलिए, अब यहाँ पर आती है बात पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है दैट इज जीसेल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? जीसेल सॉल्ट, दैट KPtCl3 और दिस इज न्यू। ठीक है, C2H और दिस इज फेरोसीन। ये दो एग्जांपल है और इससे ज्यादा एग्जांपल आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। जितना मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपके सिलेबस में ही इतना है, इसके अलावा आपको कहीं ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। तो नोट करिए इसको। एक और थोड़ा सा पढ़ा दे रहे हैं, लास्ट है। दिस इज सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो एक एग्जांपल ये भी है, दिस इज सिग्मा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाते हैं। चाहे DNF पढ़ाएंगे, हो सकता है तो मैं DNF भी कुछ पढ़ाऊंगा, और अगर DNF नहीं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये इलेक्ट्रो। वैसे तो मेरा मन है कि मैं आपको DNF ही पढ़ाऊं, क्योंकि इलेक्ट्रो ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, सब नोट कर लीजिए। NCERT में या किसी चीज में आपने कोई क्वेश्चन लगाया हो जो आपसे ना लगे, हटा दें। Well, yes. हो गया, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन लगाइए, या तो अपनी NCERT से लगाइए, या फिर हो सकता है कि मैं पेपर प्रिंट करके ऊपर भेज दूँ। ठीक है, मैम की क्लास है 3 बजे से। ठीक है, अभी टाइम है ना? हाँ बेटा।